नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिली तेज रफ्तार। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 8% तक पहुंचने की उम्मीद। दिसंबर 2023 में समाप्त तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 8.4% का रहा इजाफा। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में मृदा परीक्षण का है ये सबसे उपयुक्त समय। मिट्टी की वर्तमान सेहत में सुधार के लिए किसान उठा सकते हैं आवश्यक कदम और खेत की मिट्टी के अनुसार अपना सकते हैं फसल चक्र। मिट्टी के नमूनों की जांच के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेने की किसानों को सलाह। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काबू में। आग से 1300 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती बरतते हुए वन अग्नि रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मचारियों के निलंबन के दिए निर्देश। और केरल में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, आलपुझा और कोझिकोड के लिए जारी किया येलो अलर्ट। पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान में जारी रहेगी लू की स्थिति। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी संभव। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे इजाफा किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 3 तिमाहियों के दौरान दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये बात नागेश्वर ने दिल्ली में NCAER द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8.4% बढ़ा। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही, जबकि पहली तिमाही में 7.8% रही। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 7.8% की विकास दर का अनुमान लगाया है। लेकिन अगर आप पहली 3 तिमाहियों में ग्रोथ की गति को देखें तो स्पष्ट तौर से पता चलता है कि जीडीपी वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की संभावना काफी अधिक है। ये 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 7.5% ग्रोथ के अनुमान से अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का अनुमान 6.8% है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे की ग्रोथ के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने की उम्मीद है। और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए कम खर्च में सब्जी की बुआई करने के लिए मल्टी सीडर वरदान से कम नहीं है। इसके उपयोग से एक ही व्यक्ति 2 से 3 बीघा भूमि पर आसानी से सब्जी की बुआई कर सकता है, जिससे लेबर का खर्च भी नहीं होगा। मल्टी सीडर से बुआई की गई फसल 100% उपजाऊ होती है, क्योंकि मल्टी सीडर जमीन में सीमित मात्रा तक बीज को छोड़ता है और इससे बुआई करने से पौधों के बीच में समांतर दूरी होती है, जिससे किसान की आय बढ़ती है और किसान का खर्च भी कम होता है। गोभी, प्याज, मूली, गेहूं, चना, पालक, भिंडी आदि के बीजों की सीधी बुआई करने के लिए मल्टी सीडर एक बहुत ही आधुनिक मशीन है। ये मशीन सस्ते दामों पर किसानों को मिल जाती है। इस मशीन को एक ही व्यक्ति चला सकता है और इसमें सब्जी का बीज डालकर उसे भूमि पर चलाया जाता है, जिससे ये प्रत्येक सब्जी के बीज को बराबर मात्रा में जमीन पर बुआई करता है और ये जमीन के अंदर सही मात्रा में बीज को पहुंचाने का कार्य भी करता है। मल्टी सीडर से बुआई की गई फसल का बीज 100% उगता है और बराबर मात्रा में हर जगह बीज डाला जाता है। रबी फसलों की कटाई के बाद अभी खेत खाली पड़े हैं। ऐसे में मृदा परीक्षण करवाने के लिए ये समय सबसे उपयुक्त है। मिट्टी की जांच या मृदा परीक्षण कराकर किसान मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा
पीएच मान और मृदा में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की संख्या के बारे में जान सकते हैं, जिससे किसान मिट्टी की वर्तमान सेहत के बारे में पता करके उसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकते हैं और सही अनुपात में पोषक तत्वों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान खेत की मिट्टी के अनुसार फसल चक्र अपना सकते हैं। मृदा परीक्षण की विधि मिट्टी की जांच के लिए किसान को अपने खेत से लगभग 15 स्थानों से 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक खुदाई करके खुरपी की सहायता से मिट्टी के नमूने लेने चाहिए। मिट्टी की नमूनों की जांच कंप्लीट होने पर किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर प्राप्त करें, ताकि अगली फसल के मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर ही अनुशंसित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जा सके। मिट्टी की जांच के बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में फसल विशेष के उत्पादन के लिए भी खाद एवं उर्वरकों की सिफारिश मात्रा की अनुशंसा की जाती है। इसके आधार पर ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसानों को खेती के लिए मिट्टी सुधार के लिए उर्वरकों की सिफारिशें की जाती हैं। अगली खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी गर्भवती महिलाओं की थैलेसीमिया की जांच अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में थैलेसीमिया पर एक वीडियो जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि हर साल 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि थैलेसीमिया से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। देश में 1 लाख से ज्यादा थैलेसीमिया से पीड़ित मरीज हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे चौथे सप्ताह रक्त चढ़वाने की आवश्यकता होती है। ये वीडियो सबको देखना चाहिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर फिर भी महत्वपूर्ण ये है कि आज हमारे पास 1 लाख से अधिक थैलेसीमिक्स हैं। उनका जो क्योर बहुत मुश्किल है, जो कि केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होता है और वो खर्चिक है। कोल इंडिया की तरफ से 10 लाख रुपए की उसमें सहायता मिलती है, पर फिर भी उसको कराना मुश्किल है। और बाकी केयर के लिए उसके अंदर हर समय जो है 3 बार ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है हर महीने, जो कि वो भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रिवेंशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इसे RCH की तरफ से हम जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका टेस्ट करा सकें और आगे प्रिवेंट कर सकें, जो हर वर्ष नए 10,000 बच्चे जिनका जन्म हो रहा है थैलेसीमिक की तरह, अगर उसको हम कम कर सकें तो यही हमारा इसमें योगदान हो सकता है और हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे इस पे काम करना चाहिए। रिंकल अच्छे हैं। जी हां, आपने सही सुना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने CSIR NISCPR परिसर नई दिल्ली के विवेकानंद हॉल में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, खाद्य और जल स्थिरता शीर्षक से एक छात्र विज्ञान संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली छात्रों को जोड़कर विज्ञान शिक्षा के माध्यम से स्थिरता की दिशा में काम करना है। CSIR NISCPR की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर चुनौतियों से निपटने के क्रम में हमने रिंकल अच्छे हैं अभियान शुरू किया है, जिसमें कर्मचारी ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए बिना इस्त्री किए कपड़े पहनेंगे। हमारा लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत संबंधी तौर तरीकों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में निर्भया विज्ञान संग्रहालय के नेतृत्व में डूइंग साइंस इज फन नामक एक आकर्षक गतिविधि भी प्रदर्शित की गई। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग में 1300 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कई मौतें भी हुई हैं। देहरादून के प्रधान मुख्य वन संरक्षण और वन बल के प्रमुख धनंजय मोहन ने इसकी जानकारी दी और कहा कि इस लापरवाही के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। फायर की वर्तमान में स्थिति अब बहुत नियंत्रण में है और लगातार अग्नि दुर्घटनाएं घट रही हैं और जो हो भी रही हैं उन पे हमारा स्टाफ एकदम समय पे पहुंच जा रहा है और उसको कंट्रोल कर ले रहा है। और आपने कहा कि कितने अरेस्ट हुए हैं, तो अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन हमने कुल मिला के 388 जुर्म इजरा किए हैं इसमें, और जिसमें से 60 केस नामजद हैं, तो उन पे कार्रवाई हम कर रहे हैं। ऐसे इवेंट्स बहुत रेयर हैं और एक्सीडेंटल नेचर के ज़्यादा हैं, तो हम आशा करेंगे कि अब आगे ऐसी कोई घटना ना हो। और इससे पहले कल उत्तराखंड के जंगल में आग की घटनाओं को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे चिंताजनक बताया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती बरतते हुए वन अग्नि रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में तबाही की ऐसी आग लगी है कि आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। आग ने तपिश बढ़ाई तो धुएं से लोगों को सांस लेने में भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
हालात इतने बिगड़ गए हैं कि तबाही की गूंज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उत्तराखंड में जंगल की आग की घटनाओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे चिंताजनक बताया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हर साल उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय इलाकों में ऐसी आग लगती है, फिर भी कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी है। कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को इस रिपोर्ट का अध्ययन करने और कोर्ट को जरूरी सुझाव देने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वकील ने कहा कि नवंबर से अब तक आग लगने के 398 मामले दर्ज किए गए हैं और 62 नामजद एफआईआर भी दर्ज हुई है। राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अब हालात पहले से बेहतर हैं। कोर्ट इस मामले में अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वन अग्नि को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। कुछ अन्य कार्मिकों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून स्थित सचिवालय में वन अग्नि को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई और आगामी मॉनसून सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए सभी सचिव को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी सचिव संबंधित जिलों में जाकर वन अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और प्रभावी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अग्नि पर प्रभावी रोकथाम के लिए जन सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वन अग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है। तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है और फील्ड में जाने के लिए भी कहा है। फील्ड में जाकर लोग काम भी कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये 4 धाम यात्रा पर्यटकों का ये सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले कंट्रोल हो जाए। मुख्यमंत्री ने जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए रिस्पांस टाइम कम से कम करने के लिए प्रभावी योजना बनाने का निर्देश भी दिए। वहीं वन अग्नि को रोकने और जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री फायर लाइन बनाने की कार्यवाही में प्रतिभाग करेंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली से विकास सारथी के साथ देहरादून ब्यूरो, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं मौसम की। दक्षिणी राज्य केरल में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए राज्य के तिरुवनंतपुरम, आलप्पुझा और कोझिकोड जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही। आज पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के अलग अलग स्थानों में लू की स्थिति जारी रहेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग स्थानों में आज ओलावृष्टि के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की संभावना भी है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग स्थानों आज से 13 मई के बीच बारिश होने की संभावना है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर आज भारी वर्षा और आंधी की संभावना है। शुक्रवार 10 मई को उप हिमालयाई पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान में गर्मी अब हाल बेहाल कर रही है। ज्यादातर जिले लू की चपेट में हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में तेज धूप के साथ लू चलने से 6 जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। बुधवार का दिन बाड़मेर के लिए सबसे गर्म दिन रहा। यहां तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। जैसलमेर, जोधपुर, अंता, बारां, जालौर, श्रीगंगानगर में तापमान इस सीजन में पहली बार 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। अजमेर, जयपुर, कोटा और बीकानेर में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक और उदयपुर संभाग में सामान्य दर्ज किया गया। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 24 से 34 डिग्री के मध्य दर्ज किए गए हैं, जो कि सामान्य से अधिक हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। आज जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री दर्ज होने की आशंका है और साथ ही लू चलने की संभावना जताई गई है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटा दिया है, जिसके मुताबिक प्याज का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस $550 प्रति टन तय किया गया है। सरकार की ओर से उठाए इस फैसले से किसानों को प्याज का अच्छा खासा मुनाफा
मिल सकता है। भारत में सबसे ज्यादा प्याज की पैदावार महाराष्ट्र में होती है। यहाँ की लासलगांव मंडी में प्याज की आवक खासी देखने को मिल रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 7 मई को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए। 8 मई को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी आई और भाव 1200 रुपए पर आ गया। जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 मई को प्याज का भाव था 1900 रुपए। 8 मई को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 2200 रुपए पर हुए। जबकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 7 मई को प्याज का भाव रहा 1800 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 1550 रुपए पर आ गया। हालांकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 मई को प्याज 1969 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को आजमगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 1650 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1750 रुपए। गाजीपुर मंडी में प्याज 1665 रुपए पर बिकी। जबकि गोरखपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1650 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल में 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है। जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई है। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में 7 मई को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 8 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,000 रुपए पर बना रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 मई को सेब का भाव था 14,500 रुपए। 8 मई को इसके सौदे 500 रुपए लुढ़क कर 14,000 रुपए पर हुए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 7 मई को सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,500 रुपए पर आ गया। हालांकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 मई को सेब 4,000 रुपए पर बिका। देश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो पंजाब की जलालाबाद मंडी में बुधवार को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में सेब 8,460 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही गोरखपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,650 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। गुजरात के किसान गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की खुराक डाल लें। यहाँ गन्ने की सिंचाई के लिए किसान ड्रिप विधि का इस्तेमाल करें। साथ ही गन्ने की फसल को खरपतवार से मुक्त करने के उपाय भी कर लें। गुजरात में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही धान के खेतों को भी खरपतवार से मुक्त रखें। गुजरात में भिंडी को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए
हेक्साकोनोजोल का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में किसान बैगन में गोली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। यहाँ के किसान चीकू के पौधों में गोबर की खाद डालें। गुजरात में आम में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय कर लें। गुजरात में ही किसान ग्वार की फली की समय पर सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सभी बगीचों की समय पर सिंचाई करें और नए लगाए बगीचों को धूप से बचाने के लिए छाया जाल लगा लें। महाराष्ट्र के पुणे में किसान पकी हुई मूंगफली और प्याज की कटाई कर लें। यहाँ किसान बाजरा, सब्जियों और केले के बागानों की समय पर सिंचाई करें। पुणे के किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। महाराष्ट्र के नासिक में किसान बाजरा पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ सभी सब्जियों और बागों की समय पर सिंचाई करें। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आइए अब जानते हैं कुछ और खास खबरें खास खबर में। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दावा करते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना चुनाव में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में देश में हिंदुओं की आबादी 1950 और 2015 के बीच 7.8% कम हो गई। आबादी से जुड़े प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ताज़ा रिपोर्ट पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आबादी में ये अंतर बढ़ा है। विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुस्लिम आबादी के बढ़ने को देश के लिए खतरनाक बताया।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को भ्रम में डालने वाली रिपोर्ट बताया। उन्होंने कहा कि जो जनगणना 2021-22 में होना था वो 2024 तक नहीं हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने मान लिया था कि अनुच्छेद 370 को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे निरस्त कर दिखाया। विदेश में बैठे सैम पिट्रोडा का ऊटपटांग बयान यहां देश में सियासी घमासान का कारण बन गया है। कल नस्ली टिप्पणी सामने आने के बाद अब सैम पिट्रोडा का कहना है कि आरक्षण से आईआईटी और आईआईएम की हालत बिगड़ जाएगी। कांग्रेस नेता सैम पिट्रोडा के विवादास्पद बयान पर भाजपा नेता किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी और सैम पिट्रोडा जो करना चाहते हैं उसे अब देश जान चुका है। पहले बोला विरासत टैक्स लगाएंगे, कभी कहते हैं देश का संसाधन मुसलमानों को देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने एक और लिस्ट जारी की है। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव और मिस्टर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। 16वें वित्तीय आयोग ने कर हस्तांतरण फार्मूला राज्यों की समेकित निधि बढ़ाने के उपायों जैसे बिंदुओं पर आम जनता और संगठनों से विचार आमंत्रित किए। सुझाव 16वें वित्तीय आयोग की वेबसाइट fincom.india.nic.in के जरिए दिए जा सकते हैं। इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा का कहना है कि सरकार के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने से पहले कुछ वर्षों में घरेलू इस्पात की मांग 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग में सालाना आधार 13 से 14% की वृद्धि हुई है। एयर इंडिया ने सामूहिक छुट्टी पर गए कर्मचारियों में से 25 केबिन क्रू मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया है। एयर इंडिया का कहना है कि केबिन क्रू मेंबर्स काम पर नहीं आने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई है, इस कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उत्तराखंड स्थित विश्व परिषद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट कल 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुलने जा रहे हैं। कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।